ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जाड़े का मौसम था। बलवंत मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते की मरम्मत करने में व्यस्त था। बलवंत की दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय बलवंत अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख जाता था। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु बलवंत फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। बलवंत था तो बहुत ही गरीब आदमी, मगर लालच का उसमें नाम मात्र भी लेस मात्र लालच नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती है और बड़ी ही मुश्किल से वह अपनी गुजर बसर करते हैं। बलवंत गांव के ज्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों के गरीबी का पूरी तरह से एहसास था। इसलिए वह उनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती थी। गांव के जो भी लोग थे उसे काम के बदले में अनाज, सब्जी आदि कोई भी चीज उपहार में दे दिया करते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए एक नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने खुश होकर के उसके बदले में उसे एक गाय दे दी थी। गाय के कारण ही बलवंत और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए बलवंत को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वो घर तो संभालती ही थी और साथ ही साथ में गांव के जमींदार के खेतों में काम भी करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे और मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही बलवंत के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की ही पाठशाला में वह पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ तक नहीं लगाने देते थे। बलवंत अपनी बेटियों से कहता था कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे कामों को कर दिया करती थी, जिनकी वजह से बलवंत की पत्नी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बलवंत के घर भी काफी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जब बरसात का समय होता तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बलवंत यह सब सोच करके परेशान हो जाता था कि अगर सर्दियों के मौसम में बरसात शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने के लिए शुरू कर दिए थे, जिससे बरसात होने से पहले ही वह अपने घर की छत की मरम्मत करवा सके। मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसीलिए तो वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था, जिससे कुछ अच्छे पैसे वह कमा सके और अपने घर की छत की मरम्मत करवा सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर के आ गई। वह अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लेकर के आई थी, जिसमें कोयले से आग भी जल रही थी। बलवंत अपनी पत्नी को खाने को और अंगीठी को देख करके बड़ा खुश हो गया और कहने लगा कि अरे मीना, तूने तो आज कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? मीना अपनी तारीफ सुन करके शर्मा गई और खुश होकर के बड़े ही प्यार से कहने लगी, अजी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसी सर्दी घर पर भी तो है। मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अंगीठी में आग जला करके ले आई हूँ। यह कह करके उसकी पत्नी ने खाना खोल करके उसके सामने रख दिया और कहने लगी कि जी आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां पाठशाला से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बलवंत ने कहा कि ठीक है तू जा, मगर मीना तू यह भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देख, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और हाथों के कड़े बनवा दूंगा। उसकी पत्नी बोली कि तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, मुझे न बालियां चाहिए और न ही हाथों के कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी नहीं है, बच्चियों की है। बलवंत मुस्कुरा करके खाना खाने लगा और उसकी पत्नी उठ करके वहां से चली गई। बलवंत ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से कल्लू आता हुआ दिखाई पड़ा।
वह बलवंत के घर के ही नजदीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था। उसके हाथ में एक थैला था और पास आकर के उसने वह थैला बलवंत के पास रख दिया। बलवंत ने उससे पूछा कि कल्लू भाई कैसे आना हुआ। कल्लू ने धीरे से कहा कि बलवंत भाई, परसों दूसरे गांव के लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसलिए जूते की मरम्मत करवाने के लिए आया हूं। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूते में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पांव आगे बढ़ा करके कहा कि बलवंत ने देखा कि कल्लू ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फटे हुए थे। बलवंत ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें कल्लू मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। यह जूते भी बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके थे। ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो चुका था मगर फटा नहीं था। बलवंत ने जूते को पलट करके देखा तो दोनों जूतों के तल्ले फटे हुए थे। बलवंत की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छू करके अंदाजा कर लिया कि यह हिरण की खाल के बने हुए जूते हैं, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात तो बलवंत ने महसूस की वह यह कि हिरण की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु बलवंत ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कल्लू ने देखा कि बलवंत जूते को इतने ध्यान से देख रहा है तो कल्लू कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने फटे जूते देख करके बलवंत उनकी मरम्मत करने से मना न कर दे। इसीलिए कल्लू ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा कि बड़े भाई, जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। यह जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालात में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन करके इनका हाल यह कर दिया है। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात न होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर के तुम्हारे पास नहीं आता। बस इतना समझ लो कि इज्जत का सवाल है। बलवंत उसकी बात सुन करके कुछ गंभीर हो गया और कहने लगा कि यह जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं। हिरण की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले रहे होंगे। कल्लू ने गर्व से कहा, वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव की बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेच करके उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था और जो नशा पत्ती करते थे उसमें सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर वह संभाल कर चलते तो हमारा यह हाल न होता। पूर्वजों की गलती के कारण मुझे आज इस तकलीफ के दिन देखने पड़े हैं। बलवंत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुन करके कल्लू ने नजरें झुका करके कहा कि बलवंत भाई, एक बात और है, जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। वो ईंटों के भट्ठा जहां पर मैं काम करता हूं, अब उसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वो कुछ रकम मुझे उधार में दे दे और खाने का इंतजाम कर सकूं। बलवंत ने कहा कि देखो भाई कल्लू, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्ठे का मालिक तुम्हें उधार दे या न दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। बरसात में छत टपकने लगती है और उसकी मरम्मत के लिए यह पैसे मैंने जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। बलवंत की हमदर्दी भरी बातें सुनकर के कल्लू का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया, क्योंकि अब गांव की एक बेटी की शादी का मामला था। इसीलिए बलवंत ने दूसरे जूते की मरम्मत का काम छोड़ करके कल्लू के जूते को लेकर के बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वह बुरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। बलवंत ने अपनी संदूक में से सबसे महंगे वाला तल्ला निकाला। यह तल्ले वह गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाया करता था। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। बलवंत ने उन पर बड़ी मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगाई और कल्लू के जूते का थैला उठाया और बलवंत अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था और तेजी से घर की तरफ बढ़ा जा रहा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह जल्दी से जल्दी अपने घर को पहुंचना चाहता हो। घर पहुंच करके उसने जूते का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। मीना रात का खाना पका रही थी। बलवंत ने उसे आवाज देकर के बुलाया। वो आई तो बलवंत ने उसे कल्लू के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठा करके धीरे धीरे कुछ बताने लगा। बलवंत की बातें सुनकर के मीना की आंखें हैरत से चमकने लगी।
अपनी बात खत्म करके बलवंत ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और मीना को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देख करके मीना हैरान भी थी और खुश भी थी। बलवंत ने कहा, अब हम कल्लू के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं तो चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दें, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी के साथ बलवंत कल्लू के घर पहुंच गया। कल्लू घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने बलवंत और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो कल्लू ने बलवंत को बताया कि भट्ठे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ भट्ठे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की है और कहा है कि कल्लू उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठा करके चले आते हो। बलवंत ने कहा कि कल्लू भगवान बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुन करके तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। उसकी बात सुन करके कल्लू का पूरा परिवार बलवंत को हैरानी से देखने लगा। बलवंत अपनी पत्नी को यह बात पहले ही बता चुका था, इसीलिए वह हैरान नहीं थी। कल्लू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले बलवंत की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देख करके बलवंत की पत्नी मुस्कुरा रही थी। बलवंत ने कहना शुरू किया कि कल्लू, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूते की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से यह चीज निकली है। उसने कपड़े की वह छोटी सी पोटली निकाल करके उसके सामने रख दी तो सब हैरानी से उस पोटली को देख रहे थे। जब कल्लू ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देख करके सब लोग हैरान हो गए। बलवंत ने वह पोटली उठा करके कल्लू के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा करके रखा था। इतनी सारी दौलत पा करके कल्लू फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। कल्लू की पत्नी इतनी खुश हुई कि चीख चीख करके रोने लगी। जब थोड़ी देर के बाद उन लोगों की हालात को संभली तो कल्लू बलवंत का हाथ थाम करके रोने लगा और कहने लगा कि बलवंत भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि देवता हो, भगवान के कोई दूत हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बलवंत ने मुस्कुरा करके कहा कि कल्लू, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेच करके जो भी धन मिलेगा उससे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर के बाद बलवंत ने और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में बलवंत की पत्नी ने कहा कि आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? आप चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे। किसी को क्या पता चलता, उनको बेच करके आप घर की छत को मरम्मत करवा सकते थे, उसे ठीक करवा सकते थे और अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। बलवंत उसकी बात सुन करके हंसा और फिर सीना तान करके कहने लगा, हमारे घर की छत भी मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे। यह सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसे से करूंगा। उसकी बात सुन करके पत्नी खिलखिला उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुन करके बलवंत शर्मा गया। अपनी शर्म को छिपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में मीना से कहने लगा, मीना जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। मीना समझ गई कि उसकी तारीफ सुन करके बलवंत शर्मा गया है। वह मुस्कुराई और तेज तेज कदमों से चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए और कुछ समय के बाद बलवंत ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि उसने अपने घर की छत की मरम्मत भी करवाई और अपनी पत्नी के लिए उसके हाथ के कड़े और जेवर भी बनवाए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।